हमने अपनी पिछली वीडियो में जॉन डन की वेरियस पोएम्स को डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन द फ्ली, द गुड मोरो सॉन्ग किया था, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, द कैनोनाइजेशन पोएम वी हैव डन एंड ऑल्सो अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। सो इसमें से अगर आपको किसी भी डन की पोएम समझ नहीं आई है तो आप मेरी चैनल की पिछली वीडियोस पे जाके यू कैन चेक इट आउट एंड वॉच इट अगेन. So in this video we are going to do The Sun Rising by John Donne. It is again a most famous poem by John Donne and we will see that how beautifully John Donne has written this. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले टू बिगिन दिस वीडियो बिफोर आई वांट टू गिव सम इंट्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल इन आवर हिंदू रिलीजियन सन गॉड इज़ वर्शिप्ड, इसकी पूजा की जाती है बिकॉज सूर्य को एक देवता मानते हैं और उसको एक एज अ सिंबल लेते हैं कि ये हमको बल प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा. हमारे हिंदू रिलीजन में जो नेचर है उसको जल हो, चाहे सूर्य हो, चाहे अग्नि हो, बहुत महत्व दिया जाता है. परंतु इस वीडियो में जॉन डन जो है वो सन को भरा बुरा कह रहा है और बोल रहा है कि वो अपनी बिलवेड के साथ सो रहा था लेकिन जो सन ने अंदर आके उसके कमरे में इंटरप्ट कर दिया. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग. So I will give some introduction of this poem. Although there have been a great many influential writers, भले ही बहुत influential writers हुए, बहुत प्रभाव रीडर्स पे छोड़ते थे, पाठक पे, वो लेखक पैदा हुए हैं, thinkers and poets over the course of time. Many of the topics of the oldest poems remain relevant. लेकिन जो पुराने जो कवि लिख गए थे उनके जो टाइटल्स हैं या जो उनके अंदर का कंटेंट है वो आज भी रेलेवेंट है, वो आज भी उसकी भूमिका वैसे ही बनी हुई है. एंड इंटरेस्टिंग टू रीडर्स टुडे, और वो आज भी दिल जीत लेते हैं रीडर्स का. डिस्पाइट द फैक्ट दैट सोसाइटीज़ हैव प्रोग्रेस्ड एंड चेंज्ड अ ग्रेट डील, भले ही सोसाइटीज़ हमारी बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है और बहुत बदल चुकी है, लेकिन Since poems as The Sun Rising, जैसे ये poem है The Sun Rising, were written by John Donne, the emotions and ideas that fuel such works are strong enough and relatable enough that these poems, despite their context, existing in a time long past, are a very topic of interest even today. और आज भी ये बिल्कुल वैसे ही relevant है जैसे उस टाइम पे राइटर ने अपनी प्रेमिका के लिए लिखी थी, बिलवेड के लिए. So let's get started. Busy old fool, unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Must to thy motions lower seasons run? Saucy pedantic wretch, go chide late schoolboys and sore pretenses. Go tell court huntsmen that the king will ride. Call country aunts to harvest offices. Love all alike, no season knows nor clime. हम इसके आगे देखेंगे. Nor hours, days, months, which are the racks of time. So we have seen that how beautifully the poet is addressing his beloved. वो क्या कह रहा है? सबसे पहले सूरज को कह रहा है कि busy old fool unruly sun, कि तुम मूर्ख सन हो, तुम इतने, मतलब उसको he is abusing we can say language, क्योंकि यहाँ पे saucy pedantic wretch उसको कहा है. और बहुत सारे उसको ऑप्शंस दिए हैं, जैसे द गुड मोरो में दिए थे कि leave me alone with my beloved. So having an amorous or we can say lovable light with his beloved. Now Donne wants कि वो सन उनके विंडो में ना पीप करके देखे और उनको एक प्राइवेसी दे. So it is immediately obvious that the personification is going to play an important role in this poem. When the titular object the sun is referred to as unruly, busy old fool, उसको personify होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के ह्यूमन बीइंग को ट्रेट्स एट्रीब्यूट करते हैं. तो यहाँ पे जो सन है उसको क्या कहा गया कि तुम मूर्ख हो, तुम बूढ़े हो चुके हो, और अनरूली कहा गया तो पर्सोनीफाई किया हुआ है. द सन इज कॉलिंग टू द नरेटर ऑफ द सन राइजिंग थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेंस. अब सन क्या है? खिड़कियों और पर्दों से झांक के उनके कमरे में देख रहे
है, it is peeping inside their room, it is interrupting their privacy, it is destroying their relationship it seems like, क्योंकि रात अब सुबह हो गई है, सूरज अपने कमरे में उन दोनों के निकल के आया कि उठ जाओ, it is morning we can say, but now the poet is not wanting to accept that morning because he wants to be with his beloved for more time, उसको और अभी अपना समय व्यतीत करना है। तो वो कह रहा है इट rises and shines through the edges of curtains, the calling then is simply the narrator and whomever they are with, that is morning। तो वो अब कहना चाह रहे हैं नरेटर से और जो भी उसके साथ है कि अब क्या समय हो गया है, सुबह का समय हो गया है, प्रभात का समय हो गया है और उठ जाओ। द नरेटर बिगिन्स टू लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द अदर थिंग्स द सन कुड बी डूइंग। अब वो उसको लिस्ट पकड़ा रहा है, कह रहा है तुम ये सब काम कर सकते हो, कौन कौन से, रिमाइंडिंग ओवर स्लीपिंग स्कूल चिल्ड्रन दैट दे आर गोइंग टू बी लेटर फॉर स्कूल, कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, उन बच्चों को डांट सकते हो और उनको जाके उठाओ उनके कमरे में। बिगनिंग द डे फॉर नोबल मैन, कि जो अप्रेंटिसेस जो नए नए लोग अपने मास्टर से काम सीखने जाते हैं उनको उठाओ, कहीं वो लेट ना हो गए हों। anything other than waking up the speaker and reminding that they need to begin their day। तो ये सारे काम करो भले इसके कि वो नरेटर को उठा रहा है और बता रहा है कि अपना दिन बिगिन करो। द लास्ट टू लाइन्स एज वेल एज द अस इन द थर्ड लाइन। अब आप देखोगे कि थर्ड लाइन में कह रहा है थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कोलोन अस। तो हम थर्ड लाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पर अस जो है वो इसका मतलब डन के साथ, जॉन डन के साथ कोई और भी और वो उसकी beloved है। तो he doesn't want that sun should interrupt us, suggesting that the speaker is not alone but are rather waking up alongside a lover and that because love is timeless। अब वो कह रहे हैं कि लव करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। हमने लास्ट लाइन देखी, love all alike, no season knows nor climb nor hours days months which are the racks of time। तो प्यार is a timeless thing which the Donne is emphasizing। the rising sun should leave them alone, उनको अकेला छोड़ दे, उनको rather than force them to leave, इससे अच्छा कि वो उनको फोर्स करें कि वो एक दूसरे की कंपनी छोड़ दे in the bed। तो हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ द सन राइजिंग इज़ नोटिसेबली अनयूजुअल। कोई राइमिंग स्कीम इतने अच्छे से नहीं बना रखी। ऑल्दो इट डज राइम, इट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं पोइट फॉलो कर रहा फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक। द फर्स्ट 4 लाइन्स फॉर इंस्टांस फॉलो एन A-B-B-A पैटर्न, A-B-B-A। तो हम इसमें पैटर्न देख सकते हैं। ए सन किससे राइम कर रहा है, रन से, और 10 किससे राइम कर रहा है, अस से। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न है, सन इज राइमिंग विद रन एंड दस इज राइमिंग विद दस। तो A-B-B-A पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है, बट ईच लाइन हैज़ अ डिफरेंट सिलेबल कंटेंट। The result is a poem that does not flow especially well but does properly convey the frustrated mindset of the narrator who only wants to be with his beloved। भले हमको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अटपटा सा लग रहा है लेकिन हमको इसकी फ्रस्ट्रेटेड जो माइंडसेट है एक नरेटर का वो पता लग रहा है इस पोएम में। सो अब हम स्टांजा 2 पे जाते हैं। Thy beam so reverent and strong, why shouldst thou think I could eclipse and cloud them with a wink, but that I would not lose her sight so long। अब कह रहे हैं कि मैं तुमको सन को ना देखूं और तुम्हारी जो प्रेजेंस है उसको महसूस ही ना करूं, आंखें बंद कर लूं, लेकिन बाद में कहता है आई वुड नॉट लाइक क्लोज माई आइज, क्योंकि मैं अपनी बिलवड की साइट को एक सेकेंड के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। इफ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाई नाउ, ही इज डूइंग हाइपरबोल एंड ही इज सेइंग कि मेरी बिलवड की आइज आर सो ब्यूटिफुल दैट इट वुड ब्लाइंड योर आइज। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, कह रहा है कल सोच के बताना। ही इज गिविंग द टाइम फॉर द सन वेदर बोथ द आइडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइंड, बट बी वेयर दाउ लिफ्ट्स देम और लाई हेयर विद मी। Ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bad lay। Now he is comparing his beloved with the most precious things, that कि वो
स्पाइसेस क्या है, सी जब भी हम कोई लिटरेरी पीस करते हैं, पीस ऑफ लिटरेचर करते हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका जो कंपोजिशन है या वर्सेस है, चाहे प्रोज में है, वो कोई ना कोई एज से रिलेटेड होता है। जब हमको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एक टाइमलाइन पता लग जाती है कि ये इस राइटर या पोइट इस एज से है, तो हम उसके एक माइंडसेट को रीड कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी पोएम पढ़ो, अब यहाँ पे ये इंडिया के स्पाइसेस के बाद, तो उस टाइम पे ब्रिटेन इज़ मेकिंग द कॉलोनीज, इज़ इनिशिएटिंग देयर प्लान ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज इन इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वो स्पाइसेस की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, द नरेटर वॉन्ट्स टू शट द सन आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, कि वो उसको दूर ले जाना चाहता है कि मेरी एग्जिस्टेंस है, जो ये सन है, ये सूरज है, ये दूर चला जाए। इट इज़ ईजिली पॉसिबल टू सिंपली क्लोज द आइज, भले वो अपनी आंखें बंद कर ले, क्लियर द माइंड, और माइंड में ये सोचे कि सन आया ही नहीं है, and forget that day has even come. Unfortunately, now that the speaker sees the person they spent in the night with, they no longer want to close their eyes. लेकिन वो अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहते क्योंकि पूरी नाइट उन्होंने स्पेंड करी एक साथ, एंड नाउ दे वांट सम मोर टाइम टू स्पेंड। तो अब उनको और समय चाहिए, बट ग्रजिंगली दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ द राइजिंग सन। उनको विवशतापूर्वक उस सन की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि सन उसके उन दोनों के बीच में वी कैन से इट हैज़ बिकम हम क्या कह सकते हैं कि एक रुकावट बना हुआ है, एक हर्डल बना हुआ है, एक डिफ़िकल्टी है जो क्रॉस करना चाहता है राइटर कि यहाँ से चला जाए। The rest of the verse questions the worth of leaving a bed shared with a loved one. They reference the Indias of spice and mine, referencing spice foraging and mining operations in the eastern and western Indies at the time. तो उस समय जितने भी foraging spice के हो रहे थे या mining operations हो रहे थे, foraging होता है to go from place to place searching for things that you can eat or use. तो उसको ढूंढने में जो समय लग रहा था, and seem to suggest कि everything will run exactly as it is supposed to whether they leave their bed or not. तो कह रहे हैं हमारे इस बेड को छोड़ने से या नहीं छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें वैसे की वैसी चलेंगी, तो तुम प्लीज़ हमको तंग मत करो। तो लास्ट लाइन में हम दे सकते हैं कि वो कह रहा है एंड दाउ शैल हियर ऑल हियर इन वन बेड ले। तो कह रहा है कि सो दे कैन चेक ऑन अ मिशन दैट इज़ एट प्रेजेंट मीनिंगलेस और दे कैन रिमेन विद ईच अदर। तो यही रिक्वेस्ट कर रहा है, एक अर्ज कर रहा है सन से दैट यू गो फ्रॉम हियर। अब वो अपनी बिलवड की अप्रिसिएशन कर रहा है। वो कह रहा है she is all states and all princes, I nothing else is. Princes do play, but us compared to this, all honors mimic, all wealth alchemy. Thou son art half as happy as we. In that the words contracted thus, thine age asked thee, and since thy duties be to warm the world that's done in warming us, shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy center is, these walls thy sphere. तो अब कह रहे हैं कि to warm the world that's done in warming us. तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा काम क्या होता है, टू वार्म, और तुम हमको मतलब यू हैव वार्म्ड अस एंड यू हैव fulfilled all your responsibilities, so now you can go. तो दिस वर्स डज मच टू एम्फसाइज द एनॉर्मस इम्पॉर्टेंस द नरेटर प्लेसेस ऑन देयर लवर। अपनी जो लवर की जो इम्पॉर्टेंस, जो सिग्निफिकेंस है कि एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है बिलवर्ड राइटर के लाइफ का, तो वो उसको बयां करने की कोशिश कर रहा है। शी इज़ एवरी वन एंड एवरीवेयर, कहता है वो हर जगह है और वो सब कुछ है। ही एवर नीड्स टू बी और नो, जितना वो जानना चाहता है और जितनी उसकी ज़रूरत है। एंड नथिंग एल्स एग्जिस्ट व्हाइल द टू आर टुगेदर, और कुछ भी चीज़ मायने नहीं रखती जब वो दोनों एक साथ हैं। ऑनर एंड वेल्थ बिकम मीनिंगलेस, कहता है पैसा है या जो वेल्थ है वो सब मीनिंगलेस है, दे हैव नो मीनिंग। प्रिंसेस सीम पुअर व्हेन कंपेयर टू व्हाट दे हैव, कहता है प्रिंसेस भी गरीब अपने आप को महसूस करते होंगे जब वो बिलवर्ड को अपने पास मानता है, क्योंकि वो उसको एक ऐसी वेल्थ मानता है दैट इज़ प्रेशियस, दैट इज़ वैल्यूएबल, कि वो वर्थ जो उसकी है वो बहुत ज़्यादा हाई है।
रिटर्निंग टू द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द सन, द नरेटर एड्रेसेस इट वंस मोर। अब वो दोबारा उसको कह रहे हैं सन को, दाउ सन आर्ट हाफ हैप्पी हैज़ वी। तो हम इस लाइन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सन है उसको वो कह रहे हैं कि तुम तो ना मेरे से आधे ही खुश हो सकते हो। क्यों? क्योंकि पोइट के पास ज़्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि उसके पास बिलवर्ड है। सो स्टेटिंग दैट इट्स प्रेजेंस इज़ नॉट नीडेड, कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमको, सिंस इट पर्पज इज़ टू वार्म द वर्ड एंड ही फील्स वार्म। द सन राइजिंग एंड ऑन अ समवट क्रिप्टिक नोट। क्रिप्टिक नोट होता है जो मिस्टीरियस हो, एक ऐसा नोट जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो। तो जो ये पोएम है ये क्रिप्टिक नोट पे लीव करती है, बट सुजेस्ट दैट द नरेटर्स यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ टू पीपल। यहाँ पे कहना चाहते हैं जॉर्डन कि जो उनका जो नरेटर का जो वर्ड है, छोटी सी दुनिया है, वो सिर्फ दो इंसानों को ही लेकर जुड़ी हुई है। दैट बेड इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द वॉल्स ऑफ द रूम आर इट्स एज, एंड सो व्हेन दैट रूम इज़ वार्म द होल ऑफ वर्ड इज़ टू देम। सो हम देख सकते हैं कि जॉन डन इज़ सेड अ लव पोएट और मेटाफिजिकल पोएट, कंसीट्स का यूज़ किया है, और जो टाइम जो लाइन थी, जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था, वो इस पोएम में दिखा है। सो आई होप that you have enjoyed this poem. Thank you very much.